गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग 7.31 टेस्ट का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी था। जैसा हम लोग देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उसी को लेकर के एक क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश की गई थी। देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स में 220 volt AC is more dangerous than that of 220 volt DC। क्वेश्चन बड़ा फेबुलस सा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। बेसिकली AC जब भी हम लोगों को वैल्यू मिलती है तो वो RMS वैल्यू मिलती है, RMS वैल्यू मिलती है। अगर मैं इसका पीक वैल्यू की बात करता हूं तो पीक वैल्यू में निकाल सकता हूं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 311 वोल्ट। तो एक्चुअल में जो 220 वोल्ट AC हम लोगों को मिल रहा है उसका पीक वैल्यू होगा 311 वोल्ट। निश्चित रूप से 311 वोल्ट कंपैरेटिवली ज्यादा है 220 वोल्ट डीसी से। अब डीसी में 220 मिल रहा है तो वो इसका मतलब 220 ही है। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, जो एसी है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव है और डीसी जो है वो रिपल्सिव है। तो आप यहाँ दोनों ही कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ये मस्ट है कि आप इसकी पीक वैल्यू को निकाल करके दिखा दें। दूसरा, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो डीसी पोटेंशियल्स होते हैं अगर वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, करंट फ्लो होती है तो वो रिपल्सिव होती है, जबकि एसी जो होती है वो अट्रैक्टिव होती है। तो ये दोनों ही रीजन है, एक तो पीक वैल्यू एसी की ज्यादा होती है, दूसरा ये अट्रैक्टिव होती है, इसलिए ये डेंजरस है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई ए कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए प्योर कंडक्टर। क्वेश्चन ये बड़ा मजेदार सा और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो 1/2 पाई म्यू सी या 2 पाई एफ सी के बराबर होता है। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखूं, म्यू से लिखूं। अब ये कह रहा है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि ऑलमोस्ट ऑब्स्टिकल्स देने का काम करता है, रेसिस्टेंस की तरह से बिहेव करता है, वो बहुत कम हो जाएगा। और जब रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा तो एज कंडक्टर ये बिहेव करना शुरू कर देगा। तो रेजिस्टेंस ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें यहाँ इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश करनी है। आइडियल सॉल्यूशन तो आपके सामने है ही। फाइनली आप लोग लिखेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स नेग्लिजिबल स्मॉल, हेंस वाई इट विल एक्ट्स एज ए कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग देखते हैं, अगेन 1 मार्क्स में है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए, ए 44 मिली हेनरी, स्मॉल m बोले तो 10⁻³ हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास यहाँ आरएमएस वैल्यू है तो ऑब्वियसली आंसर भी मेरा आरएमएस में अपने आप से निकल के आ जाएगा। तो मुझे आरएमएस वैल्यू के लिए कुछ अलग से नहीं करना होगा, बस मुझे एक जनरल सा फॉर्मूला याद रखना होगा, V = IR होता है। अगर मैं इसको इंडक्टिव रेसिस्टेंस के लिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए अप्लाई करता हूं तो V = I, R की जगह पे हो जाएगा XL, और XL जो होता है वो होता है 2 पाई न्यू L या 2 पाई FL, जैसा हमने यहाँ मेंशन किया है डियर स्टूडेंट्स। तो हम सिंपली वैल्यूज प्लेस करेंगे और I को सेपरेट कर लेंगे तो IRMS = ERMS या VRMS ओवर XL। हमने पहले फॉर्मूले में इसको सेपरेट किया और फिर वैल्यूज को डाला। आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ पे 15.9 एम्पियर। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। आरएमएस उसने पोटेंशियल दे रखा है तो करंट आरएमएस अपने आप से निकल के आएगी, कुछ नया नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 1 मार्क्स में क्वेश्चन था, ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर, what is the angular frequency of free oscillations of the circuit। रेजिस्टेंट फ्री ऑसिलेशंस कहे, रेजोनेंट कंडीशन कहे, ना भी कहे तो आपके सिलेबस में रेजोनेंट कंडीशन ही है, फ्री ऑसिलेशंस ही है। जैसे ही कोई भी इस तरह का वर्ड मिलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि XC जो है वो XL के बराबर है रेजोनेंट कंडीशन में, या समझ लेना चाहिए कि ओमेगा जो है वो 1/√LC के बराबर है। अब आपके पास में C दे रखा है माइक्रोफैराड में, तो इसको लिख सकते हैं 30 × 10⁻⁻6 फैराड। आप
आपको इंडक्टेंस दे रखी है 27 मिली हेनरी, तो आप लिख सकते हैं 10⁻³ हेनरी। अब ये भी आपका एसआई सिस्टम में आ गया, ये भी एसआई सिस्टम में आ गया, तो ये वैल्यूज डाल करके आप लोग यहाँ पे ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को निकाल करके बड़े आराम से दे सकते हैं। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला आप लिखें ना लिखें, कॉन्सेप्ट दें ना दें, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, यूनिट तो आपको देने ही है। तो डियर स्टूडेंट्स 1.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ रहा था आफ्टर कैलकुलेटिंग। आई होप सो आप सबने ये ठीक ही किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसमें आता है डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, गिव इट्स एसआई यूनिट। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन उसने डिस्कस कर लिया, बेशक 1 मार्क्स में है, तो इस 1 मार्क्स के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा लिखना चाहिए। यहां इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात उसने की है, तो डिफाइन सबसे पहले देनी है, फिर फॉर्मूला देना है, तो उसको और अच्छा हो जाएगा। 2 मार्क्स है तब भी लगभग यही देना है, और 1 मार्क्स है तो मैंने इसमें सारी चीजें दे रखी है। 1 मार्क्स है लेकिन फिर भी मैंने उसको 2 मार्क्स की तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लैंग्वेज आप कम कर सकते हैं। यहां से देखेंगे तो क्या है डिफाइन, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन एसी सर्किट। और लिख देंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, इन एसी सर्किट। क्वेश्चन डीसी में तो ये काम ही नहीं करता, सबको पता है, इसलिए एसी सर्किट आप लिखते हैं और अच्छी बात होगी। अब मैथमेटिकली एक्सएल जो है वो 2 पाई एफएल या 2 पाई न्यू एल के बराबर होता है, और इसकी यूनिट वही होती है जो ओम की होती है। ऊपर डेफिनेशन में भी हम लोग ऐसा बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी यूनिट इसकी ओम ही होगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे ब्रीफ कर सकते हैं, 2 मार्क्स आता है तो पूरा लिखना है। देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स का हमारा यहाँ से है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ हमें जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आंसर देना थोड़ा मुश्किल काम होता है। क्वेश्चन देखते हैं, डज द करंट इन एसी सर्किट लैग, लीड और रिमेन इन फेज। अब डियर स्टूडेंट्स लैग, लीड और रिमेन इन फेज के लिए जो आपका सिंपल सा ये वाला एक डायग्राम था याद रहना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का VL होता है, यहाँ आपका VC होता है, यहाँ आपका VR होता है, यहीं पे आपका IR है, यहीं पे आपका IC है, यहीं पे आपका IL है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 90 डिग्री मेरे को एंटी क्लॉकवाइज मिलता है, यहाँ 90 डिग्री क्लॉकवाइज मिलता है। आई होप सो आपको ये याद आ गया होगा। अब देखिए उसने 3 केस दे रखे हैं। पहला क्या रखा है, F इक्वल्स टू FR। F इक्वल्स टू FR का मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में है। बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं सीबीएसई के में। तो रिलेशन पहले केस में F इक्वल्स टू FR है, इसका मतलब XL इक्वल्स टू XC होगा, या मैं इसको कह सकता हूं बड़े आराम से कि इधर मैं I से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर I से मल्टीप्लाई कर दूं, तो निश्चित रूप से मेरे को मिल जाता है क्या, VL इक्वल्स टू VC। जब VL इक्वल्स टू VC मिल जाता है तो आप देखेंगे ये मेरी मॉडिफाइड फिगर जो है मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, सिर्फ ये बनती है, ऊपर वाला ये कॉन्सेप्ट खत्म, ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इसका मतलब VR और IR जो है वो सेम फेज में होंगे। डायरेक्टली भी आप लोग इसको रूट मेमोरी में डाल सकते हैं क्या, कि भैया जिस समय हमारा रेजोनेंट कंडीशन है या फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर है, आगे की बात दिमाग में रखनी है, XL XC के बराबर है, सॉरी दैट इज XC, VL VC के बराबर है, तो मेरा पोटेंशियल और करंट प्योर रेसिस्टर के थ्रू या रेजोनेंस कंडीशन में सेम फेज में होंगे, दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। अब इसका आप डायग्राम भी देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। मान लीजिए ये आपने पोटेंशियल शो कर दिया, तो आप जो है यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, करंट शो करते हैं, दे आर इन सेम फेज। समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये T है, यहाँ पे आपने ब्लैक के लिए लिया क्या पोटेंशियल, और येलो के लिए लिया आपने I। तो अगर एक ही ग्राफ पे दो अलग अलग यूज कर रहे हो तो अलग अलग करंट आप यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हो। तो आई होप सो ये बात आपको याद आ गई होगी, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। पूरी चीज तो मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ, अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो वहां से दोबारा से क्लास ले लो भैया। सेकंड वन है F इज लेस देन FR, यानी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उससे कम है मेरा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मेरा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी कम है तो मुझे ये देखना होगा कि जो LCR सर्किट में कौन सी चीज है वो इफेक्टिव होगी। देखिए
एलसीआर सर्किट में एक आपका एक्सएल था, एक एक्सी था, एक आर था, तो फ्रीक्वेंसी का कोई भी इफेक्ट आर पे तो होता ही नहीं है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, छोटी है, जब फ्रीक्वेंसी छोटी है तो ऑब्वियसली एक्सएल छोटा होगा और एक्ससी बड़ा होगा। देखो जरा, आपने अभी तो फॉर्मूला पढ़ा था कि भैया एक्सएल जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल छोटा होगा, एक्ससी बड़ा होगा। अब जरा यही पे मैं आ जाता हूँ, भैया देखो यहाँ पे एक्सएल मेरा छोटा है और एक्ससी मेरा बड़ा है, इसका मतलब वीएल मेरा छोटा है और वीसी मेरा बड़ा है। अब वीसी बड़ा है तो इसी ग्राफ को अगर मैं देखता हूं तो स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस तो एक्सिस रहेगा और ऊपर वाला ये वीएल छोटा और वीसी बड़ा। अब समझ गए होंगे, करंट वेल्यू यहां पे थी, पोटेंशियल यहां पे था, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे देंगे। जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में एफ इज ग्रेटर देन एफ आर यानी, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको यही फिलॉसफी लगानी है कि भैया तीसरे केस के लिए, इस वाले के लिए येलो लाइन मेरे को यूज करनी है। फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो एक्सएल बड़ा होगा और एक्ससी छोटा होगा। अगर मैं सेम थिंग यहां पे लेता हूं तो एक्सएल बड़ा होगा, एक्ससी मेरा छोटा होगा, यानी वीएल बड़ा होगा और वीसी छोटा होगा। तो अब मेरा नया ग्राफ जो बनेगा वो एज इट इज बनेगा। नीचे वाला कंपोनेंट छोटा दिखाओगे जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर था, और ऊपर वाला बड़ा दिखाओगे जो पोटेंशियल अक्रॉस एल था। तो अब स्टूडेंट्स ये यहाँ पे मेरे पास करंट है, सबके लिए मैंने पहले यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये तीनों, तो ये करंट है, ये पोटेंशियल है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग लीड और लैग का कॉन्सेप्ट दे दोगे। मैंने आइडियल सॉल्यूशन आपको यहाँ आगे लिख ही रखा है, तो आप उसको देखेंगे एक बार। बाकी जो दिमाग में फिलॉसफी होगी वो ये होगी, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर्स भी दे सकते हैं। 2 मार्क्स में 3 कॉन्सेप्ट्स उसने आपसे डिस्कस किए हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, पहले केस में तो हमारा यही हो गया, करंट एंड वोल्टेज विल इन सेम फेज। दूसरे में मैंने यहां मैथमेटिकली इस चीज को लिखा है, दिखाया कि एक्ससी बड़ा होगा तो करंट जो है वो लीड करेगी। किसके केस में, जहां एक्ससी लार्ज है। अब ये दो चीजें देख लो, एक्ससी लार्ज है तो करंट मेरा क्या करता है, लीड करता है, ठीक। और अगर एक्ससी स्मॉल है, या मैं इसको उल्टा कह सकता हूं कि एक्सएल लार्ज है, एक्सएल लार्ज है तो करंट मेरा लैग करता है। तो आप डायरेक्ट आंसर यहां पे दे सकते हो, लेकिन फिलॉसफी मैंने आपको समझाई, उसी फिलॉसफी के बेसिस पर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अगेन डियर स्टूडेंट 2 मार्क्स में है, बड़ा ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने थोड़े मुश्किल वाले इसमें जानबूझ के रखे हैं, थोड़ी एम्फेसाइज आप करें और 70 आउट ऑफ 70 आपका आ जाए। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इस बात को मेरे को एम्फेसाइज करना है, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, चलो साहब कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बात करनी है, विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ में। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन हमसे डिस्कस हो रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट तो है ही। तो यहां हमने पढ़ा था भैया एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। रिलेशंस अब इन दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लेते हो तो मैं यहाँ दोबारा से बना के दिखाऊं, मैंने आगे आइडियल सॉल्यूशन में दे रखा है, तो वही ग्राफ आपसे डिस्कस कर देता हूं। सेकंड पार्ट इसमें है, कैन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और द कैपेसिटर इन सीरीज एलसीआर सर्किट बी ग्रेटर देन द अप्लाइड पोटेंशियल, जस्टिफाई और आंसर। इसको भी करते हैं, लेकिन पहले हम ग्राफ यहां पे देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए ग्राफ अगर मैं देखता हूं तो ज्यादातर बच्चे शेप तो याद रखते हैं, लेकिन शेप याद रखते समय वो ये भूल जाते हैं कि कौन सा इंडक्टर के लिए है, कौन सा कैपेसिटर के लिए। तो आपको यहाँ पे इंडक्टर एक्सएल क्लियर लिखना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्लियर लिखना चाहिए, एक्ससी क्लियर लिखना चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शनल का फ्रीक्वेंसी क्लियर लिखना चाहिए। इवन यहाँ पे आपने हर्ट्ज लिखना है, यहाँ पे भी हर्ट्ज लिखना है, यहाँ पे आपको ओम लिखना है और यहाँ पे भी आपने ओम लिखना है, तब आपके ये ग्राफ कंप्लीट माने जाएंगे। 1 मार्क्स में 2 ग्राफ है, हो सकता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में 2 ग्राफ मिल जाए या 1 मार्क्स में एक ही ग्राफ मिले। एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन मैंने नीचे दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, तो कोई जरूरी नहीं है आप इसमें जस्टिफिकेशन देंगे, क्योंकि वेटेज जो है कंपैरेटिवली कम है, डायरेक्ट ग्राफ से भी काम चलेगा। लेकिन आपको रिकॉल हो जाए, समझ में आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारा क्लियर हो जाए, 3 मार्क्स में भी आए तब भी आप कर पाए, इसलिए मैंने सारा जस्टिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है। अब डियर स्टूडेंट सेकंड वन क्या था, सेकंड वन भी अगेन बड़ा फेबुलस क्वेश्चन है। क्या,
वो कहता है कि एलसीआर सर्किट में, ये मान लीजिए आपने इंडक्टर लिया, ये कैपेसिटर लिया, ये रेसिस्टर लिया। अब इसमें ध्यान रहे ये आप यहाँ पे एसी सोर्स लगा रहे हैं, अगर डीसी सोर्स लगा रहे हैं तो वो सोचना ही नहीं है, फिर तो सिंपल सी बात है, ये भी बेकार, ये भी बेकार, और डीसी सोर्स के लिए इनफाइनाइट हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अल्टीमेटली कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो कुछ बताने ही नहीं है। लेकिन एसी लगा है तो सोचने वाली बात है। यहां फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, VL है, मैंने अभी बताया था, XL इंटू आई है। इसके अक्रॉस क्या होगा, VC है, अभी बताया था, XC इंटू आई है। इसके अक्रॉस V क्या होगा, VR कहते हैं, दैट इज IR। तो डिस्टेंस डिपेंड करता है कि मेरा यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे XL डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे XC डिपेंड कर रहा है, तो इसी तरह से VC और VL दोनों डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट इन फेज हैं। अब देखो इस चीज को कितने बार पढ़ चुके हो आप, ये VC पढ़ चुके हो, ये VL पढ़ चुके हो, तो दोनों अपोजिट इन फेज हैं। अब अपोजिट इन फेज है, मान लीजिए इसके अक्रॉस जो है वो 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट है, इसके अक्रॉस सपोज 20 वोल्ट है। हो सकता है कि यहाँ पे उसने सिर्फ 100 वोल्ट भी लगा रखा है। अब जरा देखो इनका सम जो है 50, 100, 150, 170 हो गया, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे पोटेंशियल कम लगाया हो और इन तीनों का सम जो है वो ज्यादा मिल रहा हो। सम का मतलब यहाँ साइन कंसीडरेशन में नहीं लेना आपने, यहाँ पे आपने सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। तो रिएक्शन आउट ऑफ फेज होने की वजह से इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा हो सकता है अप्लाइड पोटेंशियल से। यही सब बातें मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है, लिखने की कोशिश की है। अब जिन बच्चों को थोड़ा समझ में कम आता है, समझने पे जोर ही नहीं लगाते, उन्होंने जिंदगी भर कॉपी आउट कॉपी आउट कॉपी आउट करते रहे हैं, तो भैया उनके लिए सिंपल सा है कैसे लिखना है एग्जाम में। आई हैव रिटन हियर ए आइडियल सॉल्यूशन, सिर्फ इतना लिख के आओ, नंबर पूरे मिल जाएंगे, फिजिक्स पढ़ना छोड़ देना फिर भाई, समझोगे नहीं तो यही होगा और क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, राइट सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसी। ये प्रैक्टिकल या बिहेवियरल क्वेश्चन है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि आप घर में अपने में डीसी भी यूज करते हो, एसी भी यूज करते हो। तो डिस्टेंस पहले एडवांटेज आप दे देंगे, फिर डिसएडवांटेज दे देंगे। 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा हिस्ट्री की तरह से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री लिखते समय भी अगर आप उसको फिजिक्स की तरह से लिखोगे, अंडरलाइन कर दोगे या अलग कलर से आप इन चीजों को दे दोगे, तो निश्चित सी बात है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए एसी की जो जनरेशन है वो इकोनॉमिकल है, आराम से बन जाता है, और डीसी जो है वो आराम से नहीं बनता। डीसी के लिए जो डायनामो हम लोग बनाते हैं उसमें वेयर एंड टियर ज्यादा होता है, या केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं। जबकि एसी जो हम लोग ऑल्टरनेटर से बनाते हैं, तो ऑल्टरनेटर में जो वेयर एंड टियर है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है। इसलिए हमने इसको एक वर्ड में कहानी खत्म कर दी कि एसी को बनाना कैसा है, ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है। फ्रेंड्स एसी में हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस भी काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है तो इसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करना आसान काम है, जबकि डीसी में म्यूचुअल इंडक्टेंस काम नहीं करता, तो ना वहां पे हम लोग इसको स्टेप अप कर सकते ना स्टेप डाउन कर सकते। ये फायदे हैं सब एसी यूज करने के। कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग चोक कॉइल। अब देखिए चोक कॉइल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को एसी पोटेंशियल्स को, करंट्स को गवर्न करना होता है तो हम लोग प्योर इंडक्टर यूज करते हैं। प्योर इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक्सेल आता है, बिना किसी लॉस के। मैथमेटिकली हम लोग प्रूव करके भी दिखा चुके हैं कि बिना किसी लॉस के हमारा पोटेंशियल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। कौन सा पोटेंशियल, एसी पोटेंशियल, किसके थ्रू, एक्सेल के थ्रू। और एक्सेल का जो प्रैक्टिकल हम लोग यूज करते हैं उसको कहते हैं चोक कॉइल। तो रिएक्शन पुराने समय की जो ट्यूबलाइट्स होती थी उनमें चोक कॉइल आप लोग यूज करते थे, तो उनका फायदा यही था कि बिना किसी लॉस के या एट वेरी लिटिल लॉस हम लोगों को पोटेंशियल और करंट को कंट्रोल करने में आसानी होती थी। रिएक्शन जब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज कर पाएंगे, ट्रांसफार्मर यूज कर पाएंगे, स्टेप अप कर पाएंगे, स्टेप डाउन कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से अल्टरनेटिंग करंट्स की या पोटेंशियल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान होगी। ये पॉइंट नंबर 4 में समझाया। एसी कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू डीसी। डियर स्टूडेंट्स एसी को हम लोग डीसी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, रेक्टिफायर्स की हेल्प से।
स्टूडेंट्स रेक्टिफायर्स हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को यहाँ पे कह रहे हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में 100% आएगा पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर आ जाए या हाफ वेव रेक्टिफायर आ जाए वो एक अलग केस है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी की। तो यहाँ एक बात और भी बता दूं, अभी आप लोग ईवी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं वो एसी मोटर ही यूज करते हैं, ठीक है ना। यहां में दिया भी है लास्ट वाले में, एसी मशीन्स आर सिंपल एंड रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब इजी टू यूज, जिनमें मेंटेनेंस कंपैरेटिवली कम होती है। तो हम लोग जो ईवी होती है उसमें बैटरी यूज करते हैं, डीसी सोर्स बैटरी की हेल्प से हम लोग करते हैं। अभी उसने कहा भी था प्रोडक्शन ऑफ डीसी इज नॉट इकोनॉमिकल या एसी इज इकोनॉमिकल। तो फैक्ट है, हम लोग एसी को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग डीसी को स्टोर कर पा रहे हैं। तो कार में बैटरी की कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50% टोटल कॉस्ट की हो जाती है। मान लीजिए आपका ईवी 16-17 लाख रुपए का आता है कोई भी, तो उसमें 8, 8.5, 9 लाख रुपए की तो बैटरी आ जाती है। तो इसलिए रेजिस्टेंस उनकी कॉस्ट को अभी हम लोग कम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, लिथियम की बात हम लोग करेंगे, लिथियम आयन बैटरीज को इंडिया में बनाने की बात करेंगे, यहीं की रिसोर्सेज को यूज करेंगे, तो मे भी अगले 1-2 साल में, 4 साल में रिड्यूस हो जाए कॉस्ट। अब डिसएडवांटेज की बात करें, डिस्टेंस जब आपने एडवांटेज लिख दिए तो उनको उल्टा करके डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो। मैं नहीं समझता इसमें कोई खास बात है। तो बिना टाइम खराब किए हुए मैं आगे ही बढ़ना चाहूंगा। डिसएडवांटेज में, अब एसी की डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स में हमें मिल गया था। क्या मिल गया था कि भैया इसका पीक वैल्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब पीक वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले के फॉर्म में आपको दिखा रखा है, आई नॉट इज इक्वल्स टू, तो लिखते हम कुछ हैं और उसका जो पीक इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा मिलता है, तो हमारे लिए डेंजरस है। दूसरा हम लोगों ने बताया था कि कुछ चीजें जस्ट लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, इलेक्ट्रोटाइपिंग है, इनमें हम लोग एसी को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, एसी जो है स्किन इफेक्ट की वजह से कोई भी कंडक्टर है, मान लीजिए ये तार है आपका, कंडक्टर का मतलब कोई भी वायर है, कंडक्टिंग वायर है, तो एसी जो है वो इसके सरफेस पे चलती है बच्चों, यहां सरफेस पे ट्रेवल करती है, और जो सेंट्रल वाला इसका पोर्शन है वहां पे एसी नहीं चलती, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ऐसे हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जबकि डीसी की जो बात होती है डियर स्टूडेंट्स, डीसी जो है वो थ्रू आउट कंडक्टर चलती है, अंदर से भी चलेगी, सरफेस पे भी चलेगी, बाहर भी चलेगी। तो नॉर्मली हम लोग मल्टी स्ट्रैंड वायर्स यूज करते हैं एसी के लिए, जिसमें पतले पतले बहुत सारे तार हम लोग यूज कर रहे होते हैं, जबकि डीसी में एक सिंगल मोटे तार से भी काम चलता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग कुछ और चीजें देखना चाहें, जैसे एसी के बारे में एक चीज और बता देते हैं। हाँ, एसी का जो शॉक होता है वो अट्रैक्टिव होता है और डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है, तो इसलिए भी आप इसको डिसएडवांटेज में डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L is continuously increasing. प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट, जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अब उस स्थिति में आपको ये डिफरेंट ग्राफ बनाने हैं, तो ग्राफ बनाना मैं समझता हूं एप्लीकेशन लेयर है, हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को करके जाएंगे तो एग्जाम में कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे ग्राफ मैंने एक ही जगह पे दिखा रखे हैं, फॉर्मूले आप लिखें ना लिखें, डायरेक्टली आप ग्राफ भी दे सकते हैं। पहला ग्राफ है क्या, करंट आई, यहाँ पे एम्पियर भी लिखना चाहिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी यूनिट लिखनी चाहिए। तो डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको पता है फाई इक्वल्स टू एल आई होता है। तो L मेरा क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहो, इनर्शिया ऑफ करंट कहो, सेल्फ इंडक्टेंस कहो, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कहो, यानी फ्लक्स जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपने ग्राफ दे दिया। अब di over dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट और इंड्यूस ईएमएफ। अब होता क्या है भैया, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस का L di over dt होता है, फॉर्मूला यहां मैंने लिख रखे हैं, इसके ऊपर भी मेंशन कर दिया। अब ये माइनस का साइन का मतलब ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो आपको माइनस का दिखाना होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा चेंज होता है di over dt, वैसे वैसे ईएमएफ होता है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया ग्राफ। अब हम लोग बात करें यहां पे, देखिए when I increases at constant rate, I जो है वो constant rate से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ di over dt चेंज हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो है सिर्फ करंट जो है वो constant rate से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होगा,
फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अगर आप देखेंगे तो डायग्राम के बेसिस पे जो हम लोगों ने क्लास आपको यहाँ पे दी थी, जिसमें एक क्विक रिवीजन दिया था, उसमें इस तरह की बातों को खूब अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको और एम्फेसिस चाहिए इस ग्राफ के ऊपर तो आप उस क्लास को एक बार जरूर देख लें। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम लोगों का था वो था मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड वर्सेस द करंट। देखिए फॉर्मूला अगर आपको याद है, एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, यानी यू यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ग्राफ दे सकते हैं, दैट इज करंट एंड दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी। अब इस ग्राफ में भी आप मत भूलिए कि आपको यूनिट को जरूर लिखना है। तो करंट के लिए यहाँ पे बच्चों एम्पियर जरूर लिखना है, और मैग्नेटिक एनर्जी के लिए आपको यहाँ पे जूल जरूर लिखना है। ध्यान रहे अगर आप रोड पेपर में डाल के जाते हैं तो जो इसका स्टीपनेस है वो किस तरह से चेंज हो रहा है। अब यही अगर उसने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझ लीजिएगा, एग्जामिनर आपकी गलती ही पकड़ता है, वो बैठा ही आपकी गलती पकड़ने के लिए। अच्छी बात तो जो आप करते हैं वो है नहीं, उसके तो मार्क्स आपको मिल ही रहे हैं, लेकिन वो तो काटने की कोशिश करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एज यूजुअल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहां भी हमने गागर में सागर देने की कोशिश की है कि सारे कंटेंट को कवर करें, क्वेश्चन यहीं से मिल जाए। 2 मार्क्स में है, जितना एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है उतने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो हाईलाइटेड कॉन्सेप्ट है वो जरूर देना है। टाइम अगर कम है तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में काफी बड़ा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है आपसे। With the help of level diagram, explain the principle, construction and working of an AC generator. Drive the expression for the induced EMF and current. अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ये 3 मार्क्स से कम तो एटर्निया होनी नहीं चाहिए, हो सकता है 5 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चन आपको मिले, जबकि मैंने यहाँ पे इसको 2 मार्क्स में डाल रखा है। तो रिलेशन परेशान नहीं होना है, आपको तैयार करना है, वहां आप रिलैक्स फील करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एसी जनरेटर क्या होता है हमने यहाँ पे ये पहले डिस्क्राइब करके दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी, उसने सीधे सीधे विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम कहा है, तो आप सबसे पहले लेवल डायग्राम बना देंगे, फिर इसके बाद इसका प्रिंसिपल समझा देंगे, फिर इसका कंस्ट्रक्शन जितना ब्रीफ हो सकता है लेवल डायग्राम के ऊपर ही आप समझाएंगे, तो आपको कम मेहनत में और ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा। वर्किंग की बात भी है भैया, जो लेवल डायग्राम आपने सही से बनाया है उसी में पार्ट लिखो और पार्ट के ऊपर उसकी वर्किंग लिख दो, तो आपका काम यहां से हो जाएगा। फिर फाइनली है ड्राइव द एक्सप्रेशन, तो डी ओवर डी की जो बात आप करते हो, डिफरेंशिएशन करके दिखाते हो, मैक्सिमम ईएमएफ लाके दिखाते हो, वो काम आपको करके देना है। मैं आइडियल सॉल्यूशन दिखाता हूं। तो डिस्टेंस नो डाउट जितना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने ये दे रखा है उतने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। 2 मार्क्स में तो कतई नहीं लिखना है, 5 मार्क्स में आता है तो इतना बड़ा आप लिख सकते हैं। अब किसने बनाया, कब बनाया, प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इसका, एलोबरेट किया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेंस द करंट इज सेट अप इन इट। तो पूरा मैंने यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब जो मेन बॉडी है इस आंसर की वो है बच्चों ये वाली। इस डायग्राम को आपने जरूर अपने हाथ से 4-6 बार बना के देख लेना चाहिए। यहाँ 2 फील्ड मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देने की कोशिश की है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बहुत अच्छी बात होगी। उसके अंदर हमने सिंगल लूप दिखा रखा है, यहाँ पे आप और ज्यादा वायर्स भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आर्मेचर पूरे को कहते हैं हम लोग, फील्ड मैग्नेट्स नाम दे दिया। कार्बन विशेष ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके यहाँ ऑल्टरनेटर या जनरेटर है वो भी एसी है, तो आपने 2 ही स्लिप रिंग यहाँ पे दिखानी है, इसी तरह से दिखानी है। इसके साथ में ये कार्बन ब्रशेस का कॉन्सेप्ट दिखाना है। अब कंस्ट्रक्शन वर्किंग दोनों इसके ऊपर हो सकता है। कंस्ट्रक्शन में आपने ये डायग्राम दे दिया, सारी नॉमेनक्लेचर आपने दे दी, आर्मेचर, मोशन, वो सॉरी एक्सिस और फील्ड मैग्नेट और ब्रशेस और स्लिप रिंग्स। अब इनका जो यूज है वो आप यहीं पे ब्रैकेट में दे दीजिए, कार्बन ब्रशेस फॉर स्मूथ रनिंग एंड गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कॉइल टू एक्सटर्नल सर्किट। आप इतनी बात एक सेंटेंस इसी में लिख दीजिएगा। ऐसे आर्मेचर का क्या काम है, फील्ड मैग्नेट्स का काम किया गया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों दे रहे हैं, ये बात आप इस डायग्राम के ऊपर लिख दीजिए, तो निश्चित सी बात है वो जो पैराग्राफ्स आगे आपके आगे आप बनाएंगे, मत बनाइएगा चलेगा, टाइम कम है तो बिल्कुल ही नहीं बनाना, लेकिन डायग्राम जरूर देना है। आपको चॉइस मिलती है भैया टाइम कम है तो क्या करोगे, तो आपने डायग्राम देना है, वो मस्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे एक एक करके लिख रखा है,
तो जितना भी मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है अलग कलर से, उसको आपने लिख देना है डायग्राम के ऊपर ही। तो मैं समझता हूं आपको पूरे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। वर्किंग भी इतनी लंबी चौड़ी मैंने समझा रखी है, तो जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा वो अगर सिर्फ टेस्ट पेपर को भी कर लेंगे तो आपको वर्किंग सब कुछ समझ में आ जाएगी, फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको लिख सकते हो। अब एक्सप्रेशन की बात करें, देखिए बिल्कुल तरीके से एक्सप्रेशन दिया है भैया, सारी वेरिएबल डेफिनेशन पहले की है, फिर उसके बाद में फ्लक्स बताया NBA cos थीटा होता है। आप चाहें तो डायरेक्टली इतने से भी काम चला सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है, वेटेज कम है क्वेश्चन की, तो बाकी तो सारा लिखना ही है अगर वेटेज अच्छी आती है तो। फिर इसके बाद में EMF इक्वल्स टू -d5/dt है, हमने इसको डिफरेंशिएट करके भी आपको दिखा दिया। तो भैया ये वाला पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, तो आप लोगों ने निश्चित रूप से इसको भी क्या करना है, हाईलाइट करके देना है। देन आफ्टर आप जो NBA ओमेगा है इसको E0 के बराबर लिख रहे हो, तो इस चीज को हमने यहां पे समझाने की कोशिश की है, तो इसको भी आप लोग हाईलाइट कर देंगे। तो हाईलाइटेड पोर्शन आपने जरूर देना है, बाकी तो आपका मन है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब 1 नंबर में उसने पूछा है तो बिल्कुल ब्रीफ करना है आपको, यहां मैंने बड़ा जरूर दे रखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रखा है। अब इसी का सेकंड पार्ट 3 मार्क्स में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 25 और 26 वाला है। मैं कई बार इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इसके डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारी चीजें मैं कई बार करा चुका हूं। रेगुलर क्लास में जाइए, वहां से आप इसको देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाता है। अब इस डायग्राम को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। वही सब चीजें बार बार रिपीट होती हैं इंपॉर्टेंट के नाम पे। देखिए यहां उसका जनरेशन स्टेज है 800 किलोवाट, ये उसने पहला ट्रांसफार्मर लगाया जो स्टेप अप होगा, क्योंकि ये 220 वोल्ट से 4000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ये 15 किलोमीटर की आपकी 2 वायर लाइन है, सिंगल वायर तो कभी हो ही नहीं सकती, 2 वायर लाइन तो कम से कम होगी। तो डिस्टेंस 2 वायर है कम से कम, 15 किलोमीटर का रेसिस्टेंस ये और 15 किलोमीटर का रेसिस्टेंस ये, 30 किलोमीटर वायर का आपने रेसिस्टेंस इसमें कंप्यूट करना होगा। अब यहां हमारे पास 4000 था, कुछ इसमें लॉस हो गया, यहां पे सपोज ये 3000 हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन मैंने दे रखी है आगे सॉल्यूशन में, तो आप वहां से देखेंगे। अब 3000 को ये कन्वर्ट कर रहा है 440 वोल्ट में, इसका मतलब एक्जेक्टली इट इज स्टेप डाउन। तो रेजिस्टेंस पहले स्टेप अप लगाया जनरेशन स्टेज पे, फिर रेजिस्टेंस वायर्स या कंडक्टिंग वायर्स, अब देखिए रेजिस्टेंस वायर को कंडक्टिंग वायर को आपका मन है तो ये कंडक्टिंग वायर ही, रेजिस्टेंस काफी कम है तो कंडक्टिंग वायर है, और रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है तो रेजिस्टेंसिंग वायर है, बाकी वायर तो वायर है। तो रेजिस्टेंस कंप्यूट करना है 30 किलोमीटर का, आगे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, फाइनली इसको कैरेक्टराइज करना है। सारा क्वेश्चन फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैंने डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी सारी चीजें या तो आप यहां से आइडियल सॉल्यूशन में से पढ़ेंगे, या जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हमने कराए हैं आपको रेगुलर क्लास में, नोट्स के अंदर भी डाल रखा है, वहां से आप इसको देख करके पूरा कर लेंगे। तो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छी यूनिट, अच्छा क्वेश्चन पेपर, आई मे गारंटी कि आपको इस चैप्टर में से मिलने वाले मोस्टली क्वेश्चंस इसी टेस्ट पेपर से मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।